नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अल्टीमेट क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि हमारा प्रैक्टिस सेट जो चल रहा है उसके अंदर हमने एक प्रैक्टिस सेट को पूरा कर लिया था। मतलब कि मैं ये कहूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के जितना हमसे हो सकेगा हम उतना कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है लगाने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखिए साथियों, आपको दिया गया है कि धातु के दो टुकड़े जल में डुबोने पर, धातु के दो टुकड़े जल में डुबोने पर उन पर समान उत्प्लावन बल लगता है। ठीक है, तो दोनों टुकड़ों के भार समान हैं, यानी कि जब हम किन्हीं दो टुकड़ों को जल के अंदर डुबोते हैं, ठीक है, दो अलग अलग टुकड़े हैं जल के अंदर डुबोते हैं, तो दोनों टुकड़े जो हैं उन पे अब इस लाइन में कहीं भी ये लिखा नहीं हुआ है कि दोनों की कंडीशन क्या क्या है। हमें तो ये पूछा गया है कि उत्प्लावन बल उन पर समान उत्प्लावन बल लग रहा है, मतलब नीचे से जो बायोन्सी फोर्स लग रही है वह जो है सेम लग रही है। ठीक है, तो क्या दोनों टुकड़ों के भार समान है, इसलिए वो जो बल उत्प्लावन बल कार्यरत है वो समान लग रहा है दोनों पर, या दोनों टुकड़ों के घनत्व समान है। देखिए साथियों, घनत्व की बात अगर मैं करूं तो आप एक चीज को सोच करके देखिए कि एक कोई वस्तु है जो एल्यूमिनियम से बनी हुई है, एक कोई वस्तु है जो कि स्टील से बनी हुई है, इस्पात से बनी हुई है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि इस्पात का जो घनत्व होता है वह एल्यूमिनियम से क्या होता है, ज्यादा होता है। आगे इसी में भी हम ये क्वेश्चन करेंगे किसका कितना होता है, कंपैरिजन भी हम करेंगे, लेकिन एक बार के लिए आप ये मान लीजिए, क्योंकि स्टील के अंदर जो अणु पास पास में होते हैं घनत्व उसका ज्यादा होता है और एल्यूमिनियम का घनत्व क्या होता है, कम होता है। तो क्या दोनों टुकड़ों का घनत्व समान है इसलिए उसमें दोनों से उत्प्लावन बल जो है वो बराबर लग रहा है, या फिर दोनों टुकड़ों के आयतन समान है, यानी कि दोनों टुकड़ों का वॉल्यूम समान है। अगर साथियों एक एल्यूमिनियम की वस्तु है और एक इस्पात की यानी कि स्टील की वस्तु है, दोनों वस्तुओं का अगर हमें आयतन समान करना है, तो अगर हम दोनों वस्तुओं का आयतन समान करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका भार या कहीं ना कहीं उसका घनत्व जो होगा वो अलग अलग होगा। ये बात मैं आपको सबसे पहली क्लास में ही बता चुका हूं। अब अगर हम बात करें कि दोनों टुकड़े दोनों समान गहराई में तैर रहे हैं, तो क्या दोनों बराबर गहराई में तैर रहे हैं? तो साथियों ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है इसमें आपको जब भी ये पूछा जाए तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब दो वस्तुएं अलग अलग घनत्व की हैं, ठीक है, दो वस्तुएं जिनका घनत्व अलग अलग है, ठीक है, जिनका भार जो है, क्योंकि घनत्व अलग अलग है तो भार भी क्या होगा, अलग अलग है। अब दोनों टुकड़े सेम धातु के हैं या किसी अलग अलग धातु के हैं ये यहाँ पर लिखा नहीं गया है। इस केस में हम सिर्फ क्या ध्यान में रखेंगे कि अगर दोनों टुकड़ों का क्या समान होगा, दोनों टुकड़ों का अगर आयतन समान होगा, चाहे वह टुकड़े किसी चीज के बने हों, चाहे वह टुकड़े सेम धातु के हों, चाहे वह टुकड़े अलग अलग धातु के हों, चाहे वह टुकड़े कैसे भी हों, तो हम ये कहेंगे कि दोनों टुकड़े कि क्या होगा, आयतन समान है, उन दोनों का क्या है, वॉल्यूम जो है वो समान है, इसलिए उन दोनों पर जो बायोन्सी फोर्स लग रही है, जो उत्प्लावन बल लग रहा है वो क्या लग रहा है साथियों, समान लग रहा है। तो ध्यान रखना है कि दो टुकड़े हैं, धातु के हैं दो टुकड़े, और उन पर अगर उत्प्लावन बल लग रहा है कैसा, दोनों पर ही समान बल लग रहा है, समान फोर्स, मतलब पानी उसको वापस ऊपर की ओर धकेल रहा है, तो इसका मतलब दोनों टुकड़ों का आयतन जो है वो क्या है, समान है। आप कैसे ही मान लीजिए, इसका कंसेप्ट भी मैंने आपको समझाया था, अगर आपको अभी याद नहीं है कोई बात नहीं, आप क्लास फर्स्ट देखिएगा मास वेट एंड डेंसिटी की, और उसके बाद अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मैं दोबारा से आपको ये कंसेप्ट समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। चलिए आगे दिया गया क्वेश्चन जो है पूरा न्यूमेरिकल है, दिया गया है इसमें हमें क्या, इसमें हमें दिया गया है साथियों कि चांदी का 2.1 किग्रा भार का एक टुकड़ा है। ठीक है, चांदी का 2 यानी चांदी है हमारे लिए एक ठोस है, 2.1 किग्रा भार का एक टुकड़ा किसी धागे की सहायता से अपेक्षित घनत्व 0.8 वाले द्रव में पूर्णतः डूबा हुआ है। सॉरी, धागे में तनाव किग्रा में ज्ञात क्या होगा यदि चांदी का अपेक्षित घनत्व 10.5 है। ध्यान से देखिए क्या कहना चाह रहा है ये, हमें ज्ञात क्या करना है, चांदी का अपेक्षित घनत्व। चांदी कहाँ है, ये रही, यहाँ चांदी है, ये जो ठोस है जिसको डुबाया जाना है, ठीक है, जिस ठोस का अपेक्षित घनत्व निकालना है, देखिए मैं यूं कहूं कि हमें निकालना है चांदी का अपेक्षित घनत्व। चांदी का क्या निकालना है, अपेक्षित घनत्व निकालना है। किसी का भी घनत्व निकालना हो, चांदी का अपेक्षित घनत्व निकालना है तो चांदी का हवा में भार, क्या लिखेंगे हम, चांदी का कह दो
या जो भी ठोस आप डुबो रहे हो उसका, ठोस का हवा में भार, ठीक है, ठोस का हवा में भार। इसके बाद में क्या बताया जा रहा है, पानी में डुबोया जा रहा है क्या? नहीं, पानी में नहीं डुबोया जा रहा है, इसको किसी द्रव में डुबोया जा रहा है। तो जैसे ही उस ठोस को किसी द्रव में या पानी में डुबोएंगे तो उसके भार में क्या आएगी, कमी आएगी। तो मैं यूं कहूंगा कि उसे द्रव में डुबोने पर, द्रव में डुबोने पर भार में कमी। अगर हम पानी में डुबोते, अगर हम क्या करते साथियों, पानी में डुबोते तो ठोस का हवा में भार बटे में वस्तु का पानी में डुबोने पर भार में कमी, इतना ही लिखते। उसके आगे हम ये भी लिखते गुणा में कि पानी में, पानी का आपेक्षिक घनत्व, क्योंकि पानी का आपेक्षिक घनत्व 1 लिया जाता है, इसलिए हम इसमें लिखते नहीं हैं। लेकिन अभी जो केस है वो क्या है कि वस्तु को द्रव में डुबोया जा रहा है, तो इसलिए गुणा में क्या लिखा जाएगा, द्रव का आपेक्षिक घनत्व, द्रव का आपेक्षिक घनत्व। तो साथियों ये फॉर्मूला बन गया हमारा, ध्यान से देख लीजिएगा क्या है इसके अंदर। इसके अंदर हमें दिया गया है 2 चीजें, ध्यान से देखनी है आपको। क्या? एक तो ये कि चांदी है चाहे ठोस है, चांदी का आपेक्षिक घनत्व निकालना हो चाहे ठोस का, तो चांदी का आपेक्षिक घनत्व है तो चांदी का हवा में भार बटे में द्रव में डुबोने पर भार में कमी गुणा में द्रव का आपेक्षिक घनत्व। ये एक कंसेप्ट है, ठीक। अब अगर यहां पर इस चांदी को द्रव में न डुबो के पानी में डुबोया जाता तो हम यहां बटे में लिखते पानी में डुबोने पर भार में कमी गुणा पानी का आपेक्षिक घनत्व, और पानी का आपेक्षिक घनत्व 1 होता है, इसलिए इसको लिखने की आवश्यकता उस केस में नहीं है। चलते हैं आगे। तो ठोस का हवा में भार, साथियों जो हमारी चांदी है इसका हवा में भार कितना है, 2.1 किग्रा का टुकड़ा किसी धागे की सहायता से आपेक्षिक घनत्व 0.8 वाले, ठीक है, 2.1 बटे में द्रव में डुबोने पर कमी। जैसे ही हम इसको द्रव में डुबोते हैं, किस में डुबोते हैं, द्रव में डुबोते तो कोई कमी आएगी। हवा में भार कितना है, 2.1, द्रव में डुबोने पर कमी कितनी हुई, कहीं सवाल में नहीं है, ना तो ऐसे लिखा हुआ है कि द्रव में उसका भार क्या है, ना ऐसे लिखा हुआ है सवाल में कि द्रव में डुबोने पर कमी क्या है। माना वो द्रव में डुबोने पर उसका भार x है, हवा में भार 2.1, द्रव में डुबोने पर उसका भार x मान लेते हैं। क्या मान लिया, माना द्रव में चांदी का जो भार है उसको हम क्या मान लेते हैं, एक बार के लिए x किग्रा मान लेते हैं। तो अब हमें कमी ज्ञात करनी है। हवा में 2.1 है, द्रव में x है, तो हवा में 2.1 है और द्रव में x है, अगर इन दोनों को घटा दिया जाए तो पता चल जाएगा। मान लो एक वस्तु हवा में 40 ग्राम की है, द्रव में डुबोने पर उसका भार 20 ग्राम है, तो कमी कितनी आई, तो 40 माइनस 20 मतलब 20 ग्राम की कमी हुई। यही काम हम यहां करेंगे। तो हवा में भार तो है हमारा 2.1 माइनस द्रव में भार कितना है, द्रव में भार x, तो ये हो गई द्रव में डुबोने पर कमी। गुणे में क्या चल रहा है साथियों, द्रव का आपेक्षिक घनत्व, तो द्रव का आपेक्षिक घनत्व कितना है, 0.8। क्या बच गया हमारे पास, चांदी का आपेक्षिक घनत्व, तो चांदी का आपेक्षिक घनत्व कितना दे रखा है, 10.5। तो ये हमारा पूरा जो एक समीकरण बन गया। इस समीकरण में हम क्या करेंगे, इस समीकरण में से हम निकालेंगे साथियों x की वैल्यू, और ये जो x की वैल्यू है ये क्या है, ये x की वैल्यू हमारी होगी कि वस्तु को पानी में डुबोने पर उसका भार क्या है। तो हमें तो ये पूछा नहीं गया था, हमें तो पूछा गया कि उस धागे में तनाव कितना है। तो साथियों एक चीज को आपको ध्यान से समझना है। पहले तो क्या समझना है वो देखिए, जैसे कि ये हमारे पास द्रव है, कोई भी क्या है, ये हमारे पास द्रव है। इस द्रव के अंदर जब हम उस चांदी को डुबोते हैं, जब हम क्या करते हैं, चांदी को डुबोते हैं, मान लीजिए ये जो चांदी का टुकड़ा किसी दूसरे कलर से हम इसको करते हैं, दिखाई दे रहा है सभी को, ये मान लीजिए एक चांदी का कोई टुकड़ा है जिसका भार 2.1 किग्रा हवा में था। अब इसको किसी धागे के साथ बांधकर, दिखाई दे रहा है सभी को, चेंज कर लेते थोड़ा कलर, ये देखिए ये चांदी का टुकड़ा था, हवा में भार इसका 2.1 किग्रा था, अंदर डुबोने पर जब इसको अंदर डुबोएंगे कोई ना कोई भार होगा, जिस भार को हमने क्या माना हुआ है, x माना हुआ है। अब अंदर जितना भार इसके ऊपर है x किग्रा है, तो जितना ये नीचे की ओर बल लगाएगा धागे में तनाव भी कितना होगा, उतना ही होगा।
तो अगर इसका नीचे की भार जल के अंदर x है, मान लीजिए हमारा कितना भी आ जाए आंसर, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 ग्राम, 4 किलोग्राम, जो भी आ जाए, तो उतना ही तनाव कहाँ लगेगा, इस धागे के अंदर लगेगा जितना ये नीचे की ओर लगा रहा है। जैसे मान लो अभी इस चांदी के टुकड़े को मैंने हवा में बांध के लटका रखा है, अगर ये 2.1 किलोग्राम नीचे की ओर बल लगा रहे हैं, मतलब धागे में तनाव कितना है, 2.1 का ही है। उसको पानी में डुबोने पर, तो पानी में डुबोने पर भार x मान रखा है, अगर हम इस x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि इस धागे में तनाव जो बल है, टेंशन फोर्स जो है वो कितनी है, तनाव कितना है। चलते हैं वापस, तो हम इस x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए पक्षांतरण जब करते हैं तो ये 2.1 माइनस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई के हिसाब से, तो ये सब चीजें आपकी मैथमेटिक स्टार्ट हो गया है। तो मैं इसको क्या लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं 2.1 माइनस एक्स, ये 2.1 इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, बराबर 2.1 बटे में 10.5 और गुणा में क्या पड़ा हुआ है, 0.8। ठीक है, इसका इसके साथ गुणा कीजिए, फिर इसके साथ क्या कीजिए, भाग। कैसे करेंगे, देखिए पॉइंट से पॉइंट को हम क्या कर देते हैं, कैंसिल। यहां से जब हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या होगा, एक 0। तो 21 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 एकम 8, 8 दुए कितना हो जाएगा, 16। दिखाई दे रहा है ऊपर तक, शाबाश। 8 एकम 8, 8 दुए 16, बटे में कितना पड़ा हुआ है साथियों, 1050। ठीक है, 168 में 1050 का भाग लगाएंगे। उसके बाद ये 2.1 जो है इसको हम पक्षांतरण करेंगे, दाएं तरफ लेकर के जाएंगे। जो भी हम घटाव करेंगे, रिजल्ट जो होगा हमारा, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो अगर इतना कंसेप्ट समझ में आ चुका है तो पहले मैं इसको कर लेता हूं। 168 में 1050 का क्या करना है, भाग करना है। 168 में 1050 का हम क्या करने वाले हैं, भाग। देखिए जोड़ घटाव गुना भाग, ये कैलकुलेशन तो आपकी तेज होगी ही होगी। 168 में 1050 से हम क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। भाग होगा नहीं क्योंकि ये बड़ी रकम है, तो 0 पॉइंट लगा करके 0 हमने लिया है। 1050 एकम 1050, 0 माइनस 0 0, 3 और ये 6। अब पॉइंट पहले से लगा हुआ है, 0 एक और ले सकते हैं। 1050 को अगर इससे करते हैं तो साथियों ये लगभग 5, 6, 5, 30, लगभग 6 के आसपास ये चला जाएगा। देखिए 6, 5, 30, 0 हासिल 3, 6, 5, 30 और ये चला जाएगा कितने पर, 6 पे, क्या 6000 और 6, 5, 30, 300, बिल्कुल लगभग ये चला जाएगा 0.16। वापस चलते हैं, हमने इसको सोल्व किया तो ये हमारा मिला 0.16। ये कितना था, 2.1। पक्षांतरण करेंगे, इस तरफ लेकर के जाएंगे, यानी मैं इसको यहां से अगर हटा दूं, यहां अगर पक्षांतरण करेंगे तो माइनस 2.1। तो इसको अगर हम घटाते हैं तो हमारी जो वैल्यू है वो क्या होगी, देखिए 2.1 में से 0.16 को घटाना है। 2.1 में से 0.16, यहां कुछ नहीं है, 0 लीजिए, 10 में से 6, 4। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझा करके चलूंगा। यहां से हासिल ली, यहां कितना हुआ, 10, 10 में से 1 गया, 9 पॉइंट्स की सीध में पॉइंट, और फिर यहां पर 1। क्योंकि बच्चे जो हैं वो सभी बेसिक से भी और पूरा एकदम, ये नहीं हो कि कल को कैलकुलेशन हुई नहीं आपसे। 1.94 कितना आ गया साथियों, जब हम इसको घटाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी माइनस 1.94। ध्यान से देखना, ये माइनस का है x यहां पर, क्योंकि इसको तो हम पक्षांतरण कर देंगे, तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू जो बचेगी 1.94। 1.94 हमारे ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ये था हमारा एक कंप्लीट सवाल। इस सवाल को आपने 1 नहीं, 2 नहीं, 5 बार करना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसा सवाल बार बार पूछा गया है और आपसे भी पूछा जा सकता है। एक चांदी, कोई भी ठोस जिसका हवा में भार दे दिया, द्रव में डुबोया गया, ठीक है। अब द्रव में डुबोया गया तो द्रव में जिस धागे के साथ बांध करके डुबोया गया, तो सीधा पूछ सकता है कि द्रव में डुबोने पर उसका भार क्या होगा। तो अगर द्रव में डुबोने पर उसका भार पूछे तो भी हमें यही फाइंड आउट करना है। द्रव में डुबोने पर वो धागे से बंधा हुआ है, उस धागे में तनाव कितना है, तो द्रव में जितना भार होगा उतना ही तो तनाव बल उस धागे के ऊपर काम करेगा। मतलब उसमें टेंशन होगी, उसमें तनाव होगा, तो उस x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ठोस का हवा में भार 2.1, द्रव में डुबोने पर भार में कमी तब निकाल सकते हैं, हवा में भार माइनस द्रव में भार, दोनों को घटाव करेंगे तो कमी आ जाएगी।
ठीक है, मैंने एग्जाम्पल बताया था, अगर 40 ग्राम की कोई वस्तु हवा में है, द्रव में उसका भार 20 ग्राम है, तो कमी कितनी हुई? 40 माइनस 20, 20 हुआ, यानी हवा वाला भार और जो द्रव वाला भार है दोनों को माइनस करेंगे तो ये कमी आ जाएगी, गुणा में द्रव का आपेक्षिक घनत्व, इधर चांदी का आपेक्षिक घनत्व हमें दिया हुआ था, तो ये सारी एक समीकरण बनी, इसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये हमारा था सवाल। अच्छा सवाल था, नोट करना है, बार बार रिवाइज करना है इस चीज को, यही पूछे जाते हैं। अब कुछ सवाल और देखते हैं। देखिए दिया गया है किसी मिश्र धातु के निर्माण में, अब फिर से एक मिश्रण बनाया जा रहा है। देखो क्या किया जा रहा है, किसी मिश्र धातु के निर्माण में द्रव्यमान m1, मैं थोड़ा सा पेन को थिन कर लेता हूं ताकि लिखने में अपने को काफी स्पेस मिल जाए। द्रव्यमान m1 व अपेक्षिक घनत्व s1 क्या है? दो वस्तु है, एक और एक ये दो। पहली जो है इसका मास कितना है? मास m1 है तथा इसका घनत्व कितना है? s1 है। पीछे जब सवाल किए थे पिछली क्लास में 10 तक, उसमें जो घनत्व था d, 2d, 3d इस तरीके से था। अब इसने डिनोट कर दिया s1, कोई दिक्कत नहीं है, जो मर्जी कर दे। और दूसरे का जो है इसका मास दिया गया है m2 तथा इसका जो घनत्व दिया गया है वह दिया गया है s2। देखिए m दे दिया, s दे दिया, आपको v चाहिएगा, आयतन तो चाहिएगा, रो बराबर m बटे v, सब में फॉर्मूला यही लगना है। लेकिन क्या पूछना चाह रहा है? सिर्फ ये फॉर्मूला ही तो पूछ रहा है। देखिए तो मिश्र धातु का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? इन दोनों को मिलाकर जो भी मिश्रण बनेगा इस मिश्रण का क्या ज्ञात करना है? घनत्व ज्ञात करना है। और घनत्व अगर आपको ज्ञात करना है किसका? मिक्सचर का, यानी इस मिश्रण का, रो ऑफ मिक्सचर, मिश्रण का घनत्व रो बराबर m बटे v, m बटे v। m क्या होगा? टोटल मास किसका? इस मिश्रण का, क्योंकि दो चीजों से मिलकर बना है तो दो का, तीन से बना होता तो तीन का, और टोटल आयतन, इसका आयतन और इसका आयतन। बस इसको अगर आपने सॉल्व कर दिया तो आपका आंसर है। अब टोटल मास कैसे निकलेगा? ये जो मास है इसका मास, इसमें दो चीजें हैं, कौन कौन सी हैं? एक तो m1 है प्लस दूसरा क्या है? m2 है। तो पहले का मास प्लस दूसरे का मास, वही तो क्या हुआ? टोटल मास हुआ। ठीक है, अब चलते हैं वॉल्यूम ऑफ टोटल, टोटल वॉल्यूम, दोनों का आयतन, यानी इसका आयतन और इसका आयतन निकाल के अगर जोड़ दिया जाए तो इस पूरे का आयतन हो जाएगा। ठीक है, आयतन कैसे निकालेंगे? चलिए इधर साइड में निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे v1। ठीक है साथियों, v1 कैसे निकालेंगे? v1 का फॉर्मूला जो है वो ये होगा साथियों, m1 बटे, v1 का फॉर्मूला m1 बटे रो 1। ठीक है, तो v1 बराबर m1, पहले का मास क्या है? खुद ही है वो, तो m1 ही लिखना है इसको। और रो को किससे डिनोट किया हुआ है? s1 से, तो रो 1 की जगह क्या रख दीजिए? s1। ये हमारी समीकरण नंबर 1, v1 फाइंड आउट हो गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे v2, और v2 भी ऐसे ही करेंगे, यानी मास रखेंगे, मास कितना दिया हुआ है? m2, और घनत्व कितना दिया हुआ है? s2। ये है समीकरण नंबर 2। तो इस प्रकार हमने v1 और v2 दोनों का आयतन निकाल लिया, इसका आयतन और इसका आयतन, दोनों को जोड़ देंगे। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो पहले का क्या था वो यहां लिखेंगे, m1 बटे s1 प्लस दूसरे का क्या था? m2 बटे s2। यही क्या है? आंसर। अब इस आंसर को अपने यहां देखना है, ऊपर क्या चाहिए? m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 तो है लेकिन बटे में नहीं है, छोड़ दीजिए, ये नहीं होगा, ये वाला तो होगा ही नहीं। ये वाला m1 प्लस m2, m1 s1 m2 s2, ये ही हमारा क्या है साथियों? आंसर है। ये एक तरीके से फॉर्मूला मान लीजिए, क्योंकि पीछे मैंने आपको इसका सवाल करवा दिए थे, अब इसको इस रूप में ही लिखना है, डेरिवेशन टाइप में। क्लियर? चलते हैं और आगे, कम समय में ज्यादा सवाल करने हैं क्योंकि समय बहुत ही कम है और तैयारी को एक बेहतर मोड पर लेकर के जाना है। आ जाइए, अब क्या करते हैं, सवाल नंबर 13 में दिया गया है एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद की एक वस्तु, यानी कि उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या है? समान है। इन्हीं चीजों को आपने पकड़ना है। एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद की एक वस्तु है, किसी द्रव में तैर रही है, किसी द्रव में तैर रही है, द्रव का घनत्व वस्तु के घनत्व का 3 गुना है। यानी जिस द्रव में वो तैर रही है, देखिए यहां देखते हैं, ये है हमारा द्रव, ठीक है, और इस द्रव में साथियों कौन तैर रहा है? एक वस्तु जो है वो तैर रही है। अब ये कहता है कि द्रव का घनत्व वस्तु के घनत्व का 3 गुना है, मतलब इसका जो घनत्व है वो तिगुना है किसके? वस्तु के घनत्व की तुलना में। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं और हम एक वस्तु जो है
मान लीजिए वो घन के आकार की, घनाभ के आकार की या बेलनाकार भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ये इसके अंदर तैर रही है। तब द्रव की ऊंचाई का नहीं, यहां पर क्या होगा, वस्तु की ऊंचाई का, द्रव की कोई ऊंचाई थोड़ी वो होगी, वस्तु की ऊंचाई का भिन्नात्मक मान क्या होगा। मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि इस वस्तु की कुल ऊंचाई तथा इस वस्तु की जो अंदर डूबी हुई ऊंचाई है कितनी डूब गई है, क्योंकि जब किसी वस्तु के अंदर दूसरी वस्तु को मतलब तैर रही है तो कितनी अंदर डूबी हुई है या वो कितनी बाहर है, ये चीजों का ही क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो मान लिया इस पूरी वस्तु की ऊंचाई जो है साथियों वह कितनी है, h, क्या है, h, तथा जो अंदर वस्तु के डूबी हुई है इस ऊंचाई को हम मान लेते हैं h डैश, पूरी ऊंचाई h तथा डूबी हुई ऊंचाई h डैश। ये वस्तु अपने भार के कारण नीचे की ओर फोर्स, यानी इसका जो भार होगा वो नीचे की ओर कारित होगा, फोर्स कितना होगा, भार कितना होगा, m इंटू जी, मात्रा इंटू गुरुत्वीय त्वरण। और ये जो द्रव है, ये द्रव इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा जिस फोर्स को हम कहते हैं उत्प्लावन बल। और वो जो उत्प्लावन बल फोर्स जो होगी हमारी फोर्स F बराबर होगी किसके, m इंटू जी के, क्योंकि जो बल ऊपर लगेगा, कितना बल लगेगा, तो जितना इस वस्तु का बल नीचे की तरफ कार्यरत है उसके बराबर फोर्स लगानी पड़ेगी, तभी तो ये तैरेगा। ठीक है, तो जो फोर्स लग रही है साथियों, वो जो फोर्स लग रही है इसके लिए हम क्या करेंगे, F बराबर क्या होता है, m इंटू जी, किस भाग का, जो भाग डूबा हुआ है। यहां दूसरी तरफ हम m इंटू जी किसका लेंगे, ये पूरी वस्तु का m इंटू जी। ठीक है, मास इंटू गुरुत्वीय त्वरण। और मास जो होता है वो क्या होता है, देखिए रो बराबर m बटा v, और क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो मास जो होता है वो बराबर होता है किसके, रो इंटू v इंटू जी। बात समझ में आ गई मेरी, ध्यान से देखना। मास जो होता है, मास को क्या लिख दिया मैंने, रो इंटू वी, इस फॉर्मूले से, और ये हमारा जी चल रहा है। अब यहां पर फिर से वही चीज है तो इसको भी हम क्या लिख देंगे, रो इंटू वी इंटू जी। आप ये सोच रहे हैं कि सर दोनों फॉर्मूले एक साथ कैसे चला रहे हैं, मैं दोनों फॉर्मूले सेम नहीं चला रहा हूं। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि यहां जो मैं ये जो वैल्यू ले रहा हूं, रो वी और जी की वैल्यू, ये हम ले रहे हैं किसके अकॉर्डिंग, जो वस्तु जितनी जितनी इसके अंदर डूबी हुई है सिर्फ उतने भाग की बात कर रहे हैं, पूरे ऑब्जेक्ट की नहीं कर रहे हैं। और यहां पर जो रो लिया जाएगा, जो वी लिया जाएगा, जो जी लिया जाएगा, वो इस पूरे वस्तु के संदर्भ में लिया जाएगा, क्योंकि हमें जो भिन्नात्मक मान निकालना है ना साथियों, वह भिन्नात्मक मान किसके सापेक्ष निकालना है, ऊंचाई के सापेक्ष। तो क्या इसमें कहीं ऊंचाई आई, नहीं। अब एक चीज आप ध्यान से देखिए, आपने पढ़ा होगा कि आयतन जो होता है वो क्या होता है, आयतन जो होता है क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। मैथ में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको मैथ पढ़ा दूंगा। आयतन जो होता है क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, मतलब इसको हम एरिया इंटू हाइट लिख सकते हैं। क्लियर। अब देखिए ये जो वस्तु है इसका जो डूबा हुआ भाग है उसका जो एरिया है, ठीक है, रो को मैं रो लिख रहा हूं इंटू आयतन को क्या लिख सकता हूं मैं, एरिया इंटू हाइट। अब हाइट जो डूबे हुए भाग की है वो हमने मानी h1, h डैश, इंटू क्या लिखा हुआ है, g बराबर, फिर से रो की बात आ गई तो मैं यहां पे रो लिख देता हूं। v कितना है, v फॉर आयतन, वही सेम क्या लिख सकते हैं इसको भी, एरिया इंटू हाइट, लेकिन इस बार हाइट कौन सी रखेंगे, इस पूरी वस्तु की, क्योंकि ये घनत्व किसका है, पूरी वस्तु का, ये एरिया किसका है, इस पूरी वस्तु का, ठीक है, टोटल का, और इंटू में g। अब जितना कैंसिल हो सकता है उतना काट दीजिए। देखिए गुरुत्वीय त्वरण का मान दोनों में समान रहेगा, g की वैल्यू सेम रहेगी, काट दिया हमने। एरिया जो है वो दोनों में समान रहेगा, क्योंकि ये वस्तु, इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, जो भी इसका बेस एरिया है, वो चाहे डूबे हुए भाग का देख लो चाहे इस ऑब्जेक्ट के पूरे का देख लो, दोनों का एरिया क्या है, सेम, इसलिए एरिया कैंसिल हो गया। बचेगा क्या, h, और ये h डैश और ये h दोनों अलग अलग है, क्योंकि वस्तु की कुल ऊंचाई कुछ अलग है, डूबी हुई ऊंचाई कुछ अलग है, तो इसको हम नहीं काट सकते। अब ये रो जो बचे हुए हैं, यानी ये जो घनत्व वाले सिंबल है, इनको क्या करें, तो देखो ये डूबे हुए भाग का है, कितना भाग, तो ये क्या कह रहा था, देखो ये कहता है कि द्रव वस्तु क्या कह रहे हैं, द्रव का घनत्व, किसका घनत्व, द्रव का घनत्व। द्रव का घनत्व साथियों, ये जो द्रव के लिए लेकर के चले थे क्योंकि द्रव में डूबा हुआ है, द्रव का घनत्व, द्रव का घनत्व
वस्तु के घनत्व का 3 गुना है। तो मतलब ये द्रव वाला इधर है और वस्तु वाला इधर है, तो द्रव का घनत्व, ये घनत्व 3 गुना है किसका, इसकी तुलना में। तो इसको हम 1 लिखेंगे, वस्तु के घनत्व को 1 लिखेंगे, द्रव के घनत्व को 3 लिखेंगे। दिखाई दे रहा है यहां पर सभी को? ठीक है, इतनी लास्ट लाइन, अब मैं ऊपर लिखूंगा। तो यहां पर लिखा द्रव का घनत्व 3, वस्तु का घनत्व 1। इधर क्या लिखा हुआ है गुणा में, H डैश, और इधर गुणा में क्या है, H। तो दोबारा से देखेंगे, यहां ऊपर में थोड़ा भाग इसका क्या कर देता हूं, इरेज कर देता हूं, उसके बाद इसको हम समझते हैं। देखिए हमारे पास अब तक क्या निकल करके आ गया सामने, ध्यान से देखिए, 3H डैश बराबर 1H। तो हमें भिन्नात्मक ऊंचाई का भिन्नात्मक मान चाहिए था, तो मैं ये कह सकता हूं यहां पर ये H में ये H डैश हमारा यहां पड़ा हुआ है, H डैश, ठीक है। और ये जो H है इसको मैं यहां पर लेकर के आता हूं, ये यहां H हुआ। ये क्या लिखा हुआ है 1, ये जो गुणा में 3 था ये पक्षांतरण करेंगे तो क्या चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। तो ये है साथियों ऊंचाई का भिन्नात्मक मान। क्या कहना चाह रहा है कि यदि वस्तु की कुल ऊंचाई 3 है तो उसमें से जो डूबी हुई ऊंचाई है वो क्या है, 1 है। मतलब मैं ये कहूं कि अगर ये इसकी टोटल ऊंचाई 300 mm की है, इसमें से डूबी हुई कितनी है, 100 mm, ठीक है। तो कितना अनुपात आ गया, कितना भिन्नात्मक मान आ गया, 1:3, ठीक है, 1/3, जो कि हमारे ऑप्शन डी में दिया गया है। समझ आई कि नहीं आई? नहीं आई तो दोबारा से समझ लो एक बार। यहां जो मैं फॉर्मूला ले रहा हूं m × g, ठीक है, मात्रा इंटू गुरुत्वीय त्वरण। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट द्रव में डूबा हुआ है, पूरा डूबा हुआ नहीं है, कुछ भाग डूबा हुआ है। जितना भाग डूबा हुआ है उसका मास और गुरुत्वीय त्वरण वो यहां लेकर के चलेंगे, और टोटल जो है उसका यहां लेंगे मास और गुरुत्वीय त्वरण। अब मास जो है वो बराबर होता है रो इंटू वी के, मास रो इंटू वी के। यहाँ पे जो रो रखना है वो कौन सा घनत्व रखना है, वो रखना है द्रव का, क्योंकि द्रव में डुबो रहे हैं। और यहाँ पे जो घनत्व रखना है वो किसका रखना है, क्योंकि वस्तु का, क्योंकि ये सारा फॉर्मूले वस्तु के लिए लेकर के चल रहे हैं हम, द्रव में डूबे हुए भाग के लिए नहीं लेकर के चल रहे हैं। द्रव में डूबे हुए भाग को सारे को इस तरफ रखा हुआ है। एरिया से एरिया कैंसिल हुआ, क्योंकि ये वस्तु पानी में डुबो दो चाहे पानी के बाहर रखो, इसका एरिया तो वही सेम ही रहेगा, क्योंकि वस्तु सेम ही है, कोई दो अलग अलग वस्तुएं नहीं है, इसलिए एरिया सेम है। तो एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो गया, जी से जी कैंसिल आउट हो गया। रो की वैल्यू यहाँ 3 है, रो की वैल्यू यहाँ 1 है, ठीक है। भिन्न में जब इसको परिवर्तित करना होगा तो 3H डैश 1H डैश, H डैश बाई H, ये गुणा वाली भाग में आ गई, ये गुणा वाले को भाग में लेके जाएंगे तो 1/3। इसका मतलब कुल ऊंचाई 3 है, द्रव में डूबी हुई ऊंचाई 1 है। क्लियर? अब तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं फटाफट से और आगे। देखिए ये जो सवाल मैं आपको बता रहा हूं ना, ये आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें टाइम लग रहा है, एक बार टाइम लगेगा, 2 बार टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस में ले आए इनको तो एग्जाम में आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। हमारा मकसद सिर्फ वही है, एग्जाम क्लियर करना, ठीक है। अब चलते हैं आगे। छोटे क्वेश्चन बहुत आएंगे, मैं बता रहा हूं बहुत आएंगे। मैंने भर भर के क्वेश्चन डाले हुए हैं जो बिल्कुल बेसिक भी हैं। एक ठोस का भार वायु में 120 ग्राम, देखिए, और जल में डुबोने पर 80 ग्राम, किसी द्रव में डुबोने पर 60 ग्राम। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, बार बार पूछे गए प्रश्न, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देख लीजिए इसको कैसे करना है, ध्यान से देखना। मैं आपको क्या कह रहा हूं, पूछा क्या गया है, क्या पूछा गया है, ठोस एवं द्रव का आपेक्षिक घनत्व। 2 चीजें ज्ञात करनी है। पहले ठोस को निकाल लेते हैं। क्या करेंगे यहां पर, ठोस, क्या लिखेंगे, ठोस का आपेक्षिक घनत्व। अब आपको यह पता होना चाहिए कि किसी ठोस का आपेक्षिक घनत्व कैसे निकाला जाता है, जब उसको पानी में डुबोया जाता है। तो ठोस का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, आज फिर बता रहा हूं कि ठोस का हवा में भार, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, बोल मैं पूरा रहा हूं, ठोस का हवा में भार बटे में पानी में डुबोने पर कमी, पानी में डुबोने पर कमी। क्या पानी में डुबोया जा रहा है? बिल्कुल, जल में डुबोने पर उसमें कोई कमी आएगी ही आएगी। बस ठोस का आपेक्षिक घनत्व तो इसी से निकल जाएगा, जरूरत ही नहीं आगे कुछ करने की। हवा में भार, हवा में भार, हवा में भार साथियों कितना है, वायु में भार 120, ऊपर लिखेंगे 120 बटे में पानी में डुबोने पर कमी, यहाँ पे पूरा लिख लीजिएगा, पानी में डुबोने पर भार नहीं, पानी में डुबोने पर कमी कितनी है। लेकिन सवाल में क्या दे रखा है, सवाल में ये दे रखा है कि जल में 80 ग्राम, बाहर कितना है 120, जल में कितना है 80, कितनी कमी हुई। अगर कोई वस्तु बाहर 120 की है, जल में 80 की है, तो कितने की कमी हुई, 120 माइनस 80। जैसे पिछले सवाल में किया था ना, चांदी थी 2.1 की ग्रा की, जल में डुबोने पर भार जिसको x माना था, दोनों को अपने ने माइनस किया था। तो देखो 120 ग्राम में से 80 ग्राम अगर घटा दिए जाए
तो कितने बचेंगे 40 ग्राम। तो 0 से 0 कैंसिल, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, यानी कि ठोस का अपेक्षिक घनत्व कितना हो गया 3। ठोस का अपेक्षिक घनत्व 3, मतलब ऑप्शन ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब इसके साथ दूसरी बात पूछी हुई है कि द्रव का अपेक्षिक घनत्व भी ज्ञात कीजिए। यहां तक सबको समझ में आ गया। अब मैं क्या बताना चाहता हूं, अभी हमने ठोस का अपेक्षिक घनत्व निकाल लिया, अब हम निकालेंगे द्रव का अपेक्षिक घनत्व। किसका? द्रव का अपेक्षिक घनत्व। तो इरेज मैंने इसलिए किया, जगह नहीं थी इसलिए। तो अब हम निकालेंगे द्रव का अपेक्षिक घनत्व। और द्रव का अपेक्षिक घनत्व अगर निकालना है ना साथियों, तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है उसको ध्यान के रखना है। कोई ठोस है, उसको पानी में डुबोया, पानी में डुबोने पर कमी आ गई, तो हवा में भार बट्टे में वस्तु का पानी में डुबोने पर भार में कमी। बट्टे में क्या लिखा हमने? पानी में डुबोने पर भार में कमी। ठीक, तो चाहे आप ठोस का अपेक्षिक घनत्व निकाल रहे हो, चाहे आप द्रव का अपेक्षिक घनत्व निकाल रहे हो, बट्टे में जो लिखा जाएगा ना वो यही लिखा जाएगा कि पानी में डुबोने पर भार में कमी। पूरी लाइन आप लिख लेना, पानी में डुबोने पर भार में कमी। अब ठोस का अगर निकालते हैं तो ऊपर क्या लिखते हैं? हवा में वस्तु का भार। लेकिन हम ठोस का अपेक्षिक घनत्व नहीं निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं द्रव का अपेक्षिक घनत्व। तो हम यहां लिखेंगे द्रव में डुबोने पर भार में कमी। लिख लेना पूरी लाइन भैया। तो देखिए हवा में भार कितना है? 120 ग्राम। ठीक है, दो चीजें यहां पे हमें चाहिए। हवा में भार 120 ग्राम, द्रव में भार 60 ग्राम। हवा में 120, द्रव में 60, कमी कितनी हुई? 60 ग्राम। ऊपर लिखेंगे क्योंकि द्रव में डुबोने पर भार में जो कमी आई है वो ऊपर लिखेंगे। हवा में भार 120 ग्राम तथा जल में डुबोने पर 80 ग्राम, कमी कितनी आ गई? 40 की। जल में डुबोने वाली कमी को नीचे लिखेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 2 के पाड़े से काटोगे 2 तिये 6 और 2 दुए 4, कितना आ गया? 3/2। तो हमने जब ठोस का निकाला था तो ठोस था हमारा 3, जो कि हमारे इस ऑप्शन में भी था और इस ऑप्शन में भी था। लेकिन द्रव का अपेक्षिक घनत्व निकाला तो द्रव का आ गया 3/2। तो 3/2 इसमें तो है नहीं, तो इसका मतलब ये कैंसिल हो गया, ये 3/2 यहां है। अतः डी जो है आंसर सही है। एक ही सवाल में 2 सवाल मैंने ऐड करके आपको सिखा दिया है, समझा दिया है। प्रैक्टिस करना बार बार। मैं जो 40-50 क्वेश्चन कराऊंगा उसमें से जो लेंथी सवाल है वो 10 ही सवाल होंगे। वो 10 सवालों को आप अच्छे से घुमा देना एक बार, उसके जैसे पैटर्न पे कोई भी सवाल आ जाएगा, कभी गलत नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं साथियों। इसके बाद थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहूंगा। तो देखिए सॉरी, क्वेश्चन नंबर 16 है, ये आपकी स्क्रीन पर है। कहता है, दिखाई दे रहा है सभी को? वेरी गुड। एक निकलसन हाइड्रोमीटर, या हाइड्रोमीटर का प्रकार है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है अपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए। किसी 0.8 अपेक्षिक घनत्व वाले द्रव में एक विशेष चिन्ह तक डूबता है, परंतु इसी चिन्ह तक पानी में डूबने के लिए 130 ग्राम बाट रखने पड़ते हैं। तो हाइड्रोमीटर का भार ज्ञात कीजिए। किसका भार ज्ञात करना है हमें? वो जो हाइड्रोमीटर है उसका भार ज्ञात करना है। अब एक निकलसन हाइड्रोमीटर को किसी 0.8 अपेक्षिक घनत्व वाले द्रव में, ठीक है। अब अभी मैंने आपको बताया था कि द्रव का अपेक्षिक घनत्व, द्रव का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात करना है, हमें दिया हुआ है हालांकि। तो हम क्या करते हैं, ये कहता है कि एक निकलसन हाइड्रोमीटर को 0.8 वाले अपेक्षिक घनत्व वाले द्रव में विशेष चिन्ह तक डुबोता है, द्रव में डुबोता है, परंतु इसी चिन्ह तक पानी में डुबोने पर 130 ग्राम बाट रखने पड़ते हैं। जब इसको पानी में डुबोया जा रहा है तो उसको बाट रखना पड़ रहा है कितना? पानी में डुबोने पर 130 ग्राम। माना ये जो हमारा निकलसन हाइड्रोमीटर है इसका जो भार है, वेट W1 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं इसको? W1, ठीक। और इसको अगर किसी द्रव में डुबोते हैं, विशेष चिन्ह तक डूबता है, तो अगर द्रव में डुबोते हैं तो इसके ऊपर कोई भी भार रखने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब W2 की वैल्यू 0, मतलब कुछ रखना ही नहीं है।
लेकिन जब ये क्या कहता है कि इसको पानी में डुबोते हैं तो बाट रखने पड़ते हैं, और जो तीसरा जो है W3 वो कितना बाट रखना पड़ रहा है 130। ठीक है, सीधी सी बात है। द्रव का दे रखा है ना, द्रव के सापेक्ष है ये सॉरी, तो द्रव वाले को ऊपर रखेंगे, पानी वाले को नीचे रखेंगे। तो जब द्रव का हम ऊपर रखेंगे तो एक भी चीज सोचिए आप कि हाइड्रोमीटर का भार हमने क्या लिया है W1, इसको द्रव में डुबोना ही डुबोना है हाइड्रोमीटर को, तो ठीक है, तो इसका भार तो होगा ही होगा W1 प्लस जब इसको हम 0.8 वाले द्रव में डुबोते हैं तो क्या हम इसके ऊपर कोई बाट वाट रख रहे हैं? कुछ नहीं रख रहे हैं, मतलब जीरो। लेकिन इसी हाइड्रोमीटर को अगर हम पानी में डुबो रहे हैं तो खुद का भार तो होगा ही होगा इसका W1 प्लस पानी में डुबोने के लिए इसके ऊपर कुछ बाट रखने पड़ रहे हैं, बाट जिससे हम द्रव्यमान तोलते हैं, 1 किलो का बाट, 2 किलो का, तो 130 ग्राम के बाट उसके ऊपर रखने पड़ते हैं। ये हो गया 130 ग्राम। द्रव का अपेक्षिक घनत्व कितना है? वो 0.8 है, यहां लिखेंगे 0.8 बराबर W1 प्लस 0 क्या हो जाएगा साथियों? W1 ही होगा। यहां क्या दे रखा है हमें? W1 प्लस 130। तो जब हम इस समीकरण को हल करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी किसकी? W1 की। और W1 हमने क्या माना था? माना हाइड्रोमीटर का भार W1 है, यही तो माना था शुरू में, और यही हमें ज्ञात करना है। हाइड्रोमीटर का भार ज्ञात कीजिए। हल करते हैं इसको। W1 एकम W1, थोड़ा इसको आगे करते हैं। W1 को 1 से गुणा किया, W1 हुआ बराबर 0.8 को W1 से गुणा करेंगे तो 0.8 W1 प्लस इसी 0.8 को अगर हम 130 से गुणा करते हैं, 0.8 इंटू 130, पॉइंट हटा दिया, बटे में 10, 0 से 0 कैंसिल होगी, 8 दूनी 16, 8 तिये 24, हासिल 2, 8 एकम 8 और 2 10, कितना हो गया साथियों? 104। यहां लिखेंगे बड़े ही प्यार से 104। ये कितना है? 1 W1, ये कितना है? 0.8, पक्षांतरण करेंगे, W1 माइनस 0.8 W1 बराबर 104। ठीक है, मान लीजिए ये 1 है और ये 80 पैसे है, तो कितना बचेगा? 20 पैसे बचेंगे। तो बचेगा 0.2 W1 बराबर 104। ये 0.2 गुणा में है, पक्षांतरण करेंगे भाग में चला जाएगा, मतलब कि हमारे पास क्या बनने वाला है यहाँ पर? 104 बटे में 0.2, पॉइंट हटा दिया, ऊपर 0। 2 के पाड़े से जब इसको हल करेंगे साथियों, 2 पंजे 10, 2 दुए 4 और 0 की 0, 520। W1 की जो वैल्यू होगी 520 ग्राम। क्या 520 ग्राम ऑप्शन में है? बिल्कुल, 520 ग्राम ही इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। क्या करना है? हमें सवाल को पढ़ना है। उसने क्या कहा था कि एक हाइड्रोमीटर है, हाइड्रोमीटर है या कोई भी ठोस है, उसको क्या किया गया? पहले कहां डुबोया गया? पहले उसको किसी द्रव में डुबोया गया, तो उसके ऊपर कुछ भी भार रखने की आवश्यकता नहीं है, मतलब उसका खुद का भार हुआ। ठीक है, द्रव में डुबोने पर भार, बट्टे में पानी में डुबोने पर भार। तो पानी में डुबोने पर, पानी में जब डुबोया जा रहा है उसी चीज को, तो 130 ग्राम के बाट रखने पड़ रहे हैं, नहीं तो वो बार बार ऊपर आ रहा है। देखा है ना आपने, जब हम पानी बाल्टी में पानी डाल के गिलास को जब हम डालते हैं तो वो बार बार ऊपर आता है, तो अगर उसी के अंदर कुछ वेट डाल दिया जाए तो वो अंदर डूब सकता है। ठीक है, तो सेम वही केस है। तो W1 प्लस 0, क्योंकि ये तो अपने आप डूब रहा था, और पानी में जब डुबोया गया तो बाट रख दिया। ठीक है, तो द्रव का अपेक्षित घनत्व अभी पिछले सवाल में बताया था कि ऊपर रखना है हमेशा द्रव के, और बटे में क्या रखना है? पानी वाला। कमी होती तो कमी रखते, अभी हम योग रख रहे हैं क्योंकि वो डुबोया गया है, कुछ भार उसके ऊपर डाला गया है इसलिए। ठीक है, और द्रव का अपेक्षित घनत्व 0.8, W1 प्लस 0 करेंगे, W1 ही रहेगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे पूरा कंप्लीट पक्षांतरण करके, तो 520 जो है हमारा रिजल्ट होगा। क्लियर है? चलते हैं थोड़ा आगे। आइए, अब बहुत ही आसान सवाल है, बिल्कुल छोटे छोटे सवाल हैं, इनको जल्दी जल्दी हम निपटा देंगे। क्या दिया गया है उस चीज को हम देखते हैं। देखिए, कहता है एक धातु का वायु में भार 100 किग्रा है, यदि उसका अपेक्षित घनत्व 6 है तो पानी में उसका भार क्या होगा? बिल्कुल हल कर देंगे। एक धातु है, यानी कि एक ठोस है, ठोस का अपेक्षित घनत्व, यदि उसका अपेक्षित घनत्व 6 है, हमें अपेक्षित घनत्व दे दिया, ठोस का अपेक्षित घनत्व बराबर होता है किसके? वस्तु का हवा में भार, और वायु में भार कितना दे रखा है? 100।
पानी में डुबोने पर कमी जरूर आएगी। अब पानी में डुबोने पर कमी हमें यहां पर दे नहीं रखी है, वही तो ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे 100 माइनस एक्स। ये x क्या चीज है? ये x है वस्तु का पानी में भार, कमी नहीं है। माना वस्तु का किसमें? पानी में डुबोने पर भार कितना मान लिया हमने? x। पानी में डुबोने पर x है, कमी चाहिए होती है, बटे में तो हम क्या लिखते हैं? हवा में भार, बटे में पानी में डुबोने पर भार में कमी, तो 100 माइनस एक्स। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए बस फटाफट, यही आपका क्या हो जाएगा? सवाल हल हो जाएगा। कैसे करेंगे उसको देख लीजिए। 100 इंटू 6 बराबर 600 माइनस 6 को x से करेंगे 6x बराबर कितना हो जाएगा? 100 एकम 100, ठीक है, माइनस 6x बराबर 100 माइनस 600। कैसे हुआ? ये जो 600 था पक्षांतरण किया, माइनस का हो जाएगा। अब 100 में से अगर 600 घटाएंगे साथियों तो 500 बचेगा, लेकिन किसका? माइनस का। इधर कितने हैं? माइनस 6x पड़ा है, माइनस से माइनस कैंसिल। x की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो हम कर देंगे 500 भाग 6। 500 भाग 6 करेंगे, 6 एकम 6, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, यानी पॉइंटों में वैल्यू आएगी 6 अठे 48। पहला डिजिट 8 आ रहा है, 8 किस में आ रहा है? इसमें है, तो यही हमारा क्या होगा? आंसर। ठोस का आपेक्षिक घनत्व, ये ठोस का आपेक्षिक घनत्व, हवा में भार बटे में पानी में डुबोने पर भार में कमी। तो पहले पानी में भार क्या है वो तो पता होना चाहिए, वो पता नहीं है, x मान लिया। कमी हवा में भार माइनस पानी में भार, तो कमी आ जाएगी। सॉल्व करेंगे तो x आ गया। x क्या माना था हमने? माना था वस्तु का पानी में डुबोने पर भार क्या है। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। चलिए और बढ़ते हैं आगे। घनत्व संबंधित है। घनत्व किससे संबंधित है? घनत्व होता है रो बराबर m बटे v। तो घनत्व संबंधित है मास से या आयतन से? तो यहां कहां लिखा हुआ है? मास यानी कि द्रव्यमान, द्रव्यमान तथा आयतन से संबंधित है। किससे संबंधित है? द्रव्यमान तथा आयतन से संबंधित है। चलिए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, एमकेएस प्रणाली में घनत्व का मात्रक क्या होता है? एमकेएस में देखिए रो बराबर m बटे v। m यानी कि मास, और मास किस में होता है? किलोग्राम में, और आयतन किस में होता है? मीटर क्यूब में। तो केजी मीटर क्यूब, किलोग्राम मीटर क्यूब, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए थोड़ा आगे और बढ़ते हैं और देखते हैं, किसी ठोस को द्रव में तैरने के लिए, अगर कोई ठोस द्रव में तैरेगा तभी तैर सकेगा जब ठोस का भार द्रव के भार से, यानी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार से कम होगा। अगर ठोस का भार ज्यादा हुआ हटाए गए द्रव से तो वो डूब जाएगा अंदर, और अगर दोनों का बराबर हुआ तो वो आधा तैरता रहेगा, आधा ऊपर हमें दिखाई देगा। तो सीधी सी बात है, कहता है किसी ठोस का द्रव में तैरने के लिए क्या चीज आवश्यक है? तैरने के लिए आवश्यक है कि ठोस का जो भार है वह कम होना चाहिए। किससे? उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार से। तो वो कहता है कि जबकि W2 ठोस द्वारा हटाया गया द्रव का भार है, W2 जो है वो ठोस द्वारा हटाया गया द्रव का भार है, और W1 जो है वो ठोस का भार है। तो W1 जो है वो ठोस का भार है। मैंने कहा ये जो W1 है, ये कह रहा है इसमें W1 ठोस का भार है, तो ये W1 जो है ठोस का भार ये कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम। तो जिधर कम होता है उधर ये जो है ना ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल, तो ये जो ठोस का हवा में भार है, ठोस का जो भार है ये कम होना चाहिए किसके अपेक्षा? इस ठोस के द्वारा हटाए गए द्रव के भार से, तभी वह उसके ऊपर तैर सकेगा। तो ये कंसेप्ट किसके अंदर दिखाई दे रहा है? W1 इज लेस देन W2। तो W1 इज लेस देन W2, तो ये हमारा आंसर सही होगा। हैव अ नाइस डे फ्रॉम माय साइड। आज के लिए इतना ही है दोस्तों, मिलते हैं नए लेक्चर के अंदर और कंप्लीट इसको फिनिश कर देंगे। जितने भी 40-50 जो भी क्वेश्चन है, बिल्कुल 3 लेक्चर में अगर आपने पूरा प्रैक्टिस लगा दिया है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलते हैं, मिलेंगे फिर।